इस व्हाट इफ सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखा था कैसे स्ट्रॉ हैट्स एंड लॉ का अलायंस मरीन्स को डिफीट कर देता है। वन पीस से ऑलमोस्ट मरीन्स का नामो निशान अब खत्म हो चुका है। लूफी एंड अलायंस एक एपिक बैटल से रिकवर कर ही रहे थे, पर तभी उन पर अटैक कर देता है ब्लैक बियर्ड। ये लोग किसी तरह उनसे बचकर भाग जाते हैं और चले जाते हैं लास्ट आइलैंड में, जहां पर उन्हें फाइनल रोड पुणे क्लिफ मिलने वाला है। और वहां पर लूफी को मिलता है शैंक्स। उससे मिलकर लूफी काफी खुश होता है एंड वहां पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एंड रेड हेयर पायरेट्स एक अलायंस बनाते हैं और दूसरी तरफ से ब्लैक बियर्ड क्रॉस गिल्ड के साथ एक अलायंस बना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, और उससे पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। तो लॉ एंड रॉबिन जैसे ही फाइनल रोड पुणे क्लिफ का लोकेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ओशन बदलने लगता है। उस आइलैंड के पास बड़ी बड़ी वेव्स हिट करने लगती है। शैंक्स कहता है लूफी समुद्र बदल रहा है और ब्लैक बियर्ड का लालच एक दिन इस बैलेंस को तोड़ देगा, हमें मिलकर उसे रोकना ही होगा। लूफी कहता है कि शैंक्स, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना चाहता था, इस कारण हम उन्हें दिखा देंगे हमारे रिश्ते का ट्रू स्ट्रेंथ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड को जो कि अपना वो इवल हंसी हंस रहा था। दोनों ही इस बात से अनजान है कि दोनों ने ही एक और योंको क्रू के साथ अलायंस क्रिएट कर लिया है। ब्लैक बियर्ड मन में सोचता है अब क्रॉस गिल्ड भी मेरे साथ है, अब मैं पूरे वर्ल्ड को जीत सकता हूं। एंड द एज ऑफ ब्लैक बियर्ड बिगिंस फ्रॉम हियर। क्रोकोडाइल भी सोचता है कि हम मिलकर इस पूरे वर्ल्ड को रीशेप करेंगे। जहां लूफी एंड शैंक्स का अलायंस बना है प्योर फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड लव से, ब्लैक बियर्ड एंड क्रॉस गिल्ड ने अलायंस क्रिएट किया है अपने अपने प्रॉफिट के लिए। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन एंड लॉ मिलकर फाइनल रोड पुणे क्लिफ का लोकेशन पता कर लेते हैं। जिस तरह स्काइपिया के पुणे क्लिफ में गोल्डी रॉजर ने अपना नाम लिखा था, इस पुणे क्लिफ में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। रॉबिन उस कोड को देखकर पढ़ती है और वो समझ जाती है लाफ टेल कहां पर है। पर दूसरी तरफ से ब्लैक बियर्ड एंड क्रॉस गिल्ड इस आइलैंड में एंटर कर देते हैं। उनका नंबर इतना ज्यादा था कि वहां अच्छे से खड़े रहने का भी जगह नहीं था। तभी ब्लैक बियर्ड अपने गुरा गुरा नोमी के पावर्स का यूज करता है और आइलैंड पर एक अर्थक्वेक लाता है। स्ट्रॉ हैट्स, लॉ पायरेट्स एंड रेड हेयर पायरेट्स को पता चल जाता है कि आइलैंड में ब्लैक बियर्ड आ चुका है। वो लोग जल्दी से बाहर जाते हैं, पर बाहर जाते हैं वो लोग भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने लिटरली 1 लाख पायरेट, 2 योंको, 100 से भी ज्यादा हाई रैंकिंग पायरेट और 10 से 15 कमांडर लेवल पायरेट्स हैं। और वो लोग मुश्किल से 50 से 60, जिनमें से एक्चुअल फाइटर जो कि इस फाइट में काफी ज्यादा मदद करेंगे वैसे काफी कम ही है। पर अकेले लूफी का अलायंस शॉक नहीं होता। ब्लैक बियर्ड एंड क्रॉस गिल्ड का अलायंस भी कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उनके सामने खड़ा था रेड हेयर शैंक्स और उसके पूरे क्रू। फिर फाइनली ब्लैक बियर्ड कुछ बोलता है, तो कहता है कि रेड हेयर शैंक्स, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, इस लार्ज नंबर के सामने तुम्हारे जैसे पायरेट्स भी हार सकते हैं। मिहोक शैंक्स को देखकर कहता है कि ये ट्रिप कंप्लीटली बोरिंग नहीं रहा, रियल फन तो अब स्टार्ट हुआ है। बकी तो शैंक्स को देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बकी भले ही कैसा भी हो, पर वो शैंक्स को एक्चुअल में अपना फ्रेंड मानता है और बकी को ऐसा लगता है कि इतने बड़े क्रू के सामने शैंक्स नहीं टिक पाएगा, जिस कारण वो क्रोकोडाइल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्रोकोडाइल, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कि उनके बीच का फाइट है, इसे उन्हें ही हैंडल करने दो। पर क्रोकोडाइल बगी को एक लात मारकर पीछे फेंक देता है। और अगर हम स्ट्रॉ हैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नाम ही चॉपर एंड उसप, डर के मारे इनका हालत खराब हो जाता है। पर उसप हिम्मत रखता है और वो याद करता है एलबेफ के जायंट्स के बारे में। लूफी, जोरो और सांजी फाइट के लिए तैयार होते हैं। लॉ भी बिल्कुल तैयार रहता है। शैंक्स, बेन बैकमैन, यासोप, लकीरू और बाकी लोग भी बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। मिहोक डिस्टेंस नापने के लिए एक छोटा सा स्लैश मारता है, पर वो छोटा सा स्लैश इतना ताकतवर था कि सामने के सभी जंगल को खत्म करते करते स्ट्रॉ हैट्स की तरफ आ रहा था, पर उसे जोरो रोक लेता है। मिहोक बोलता है, रोरोनोवा, तुम इतने केपेबल तो हो गए हो कि मेरे अटैक को रोक सको, पर आज मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया, मुझे रेड हेयर शैंक्स से एक ड्यूल करना है। जोरो कहता है उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और इसके बाद असली फ्लेक्स चालू होता है। जोरो बिल्कुल स्टाइल में 3 शॉट्स निकालता है। और यहाँ पर एक सरप्राइजिंग बात है, भले ही ब्लैक बियर्ड एंड क्रॉस गिल्ड काफी बड़ा है, पर जहां तक मुझे याद है यहाँ पर एक भी कंफर्म्ड कॉन्करर साकी यूजर है ही नहीं। और स्ट्रॉ हैट्स के अलायंस में लूफी, जोरो एंड शैंक्स कॉन्करर साकी यूज कर सकते हैं एंड ये लोग अपना कॉन्करर साकी यूज करते हैं। पूरा बैटलफील्ड इनके हाकी को देखकर घबरा जाता है। एक एक करके ब्लैक बियर्ड एंड क्रॉस गिल्ड के क्रू के मेंबर्स गिरना चालू करते हैं। इनका हाकी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 60% ऑफ द क्रू वहीं पर गिर जाता है। बस अपने हाकी से इन लोगों ने 60,000 बंदों को मार भी दिया। और हाँ भाई, यहाँ पर शैंक्स है, इसके हाकी से सभी के सभी बंदे डाउन हो सकते हैं। और ब्लैक बियर्ड एंड क्रॉस गिल्ड के जितने भी नॉर्मल बंदे हैं वो डाउन हो भी जाते हैं। पर मेन दिक्कत अब स्टार्ट होता है। अब जितने भी पायरेट्स बच चुके हैं वो या तो डेविल फ्रूट यूजर्स हैं या तो हाकी यूजर्स, मतलब इनसेनली स्ट्रॉन्ग। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मॉर्गन जो कि काफी एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उसके न्यूज़पेपर का सेल आज स्काई रॉकेट होने वाला है। आज 3 बड़े न्यूज हैं। सबसे पहला है मरीन्स एंड एडमिरल्स के डिफीट का। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ आने से पहले लूफी एंड लॉ के अलायंस ने सभी मरीन्स एंड नेवी एडमिरल्स को डिफीट कर दिया। सेकंड न्यूज है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के होम मरीजवा पर अटैक हो चुका है। अब ज्यादातर मरीन्स तो वॉर में गए थे जो कि डिफीट हो चुके हैं। करेंटली मरीजवा का सिक्योरिटी काफी कम था, जिस कारण वहां पर आ जाते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी। एंड थर्ड न्यूज था कि इस एरा का ग्रेटेस्ट योंको अलायंस बन चुका है, स्ट्रॉ हैट्स एंड रेड हेयर पायरेट्स का, दूसरा ब्लैक बियर्ड एंड क्रॉस गिल्ड का। दोबारा से हम फाइट पर आते हैं, तो एक्चुअली इस फाइट के स्टार्ट होने से पहले इन्हें फाइनल पुणे क्लिफ मिल जाता है, जिसे रॉबिन डिकोड करती है और लाफ टेल का फाइनल मैप ड्रॉ करती है। ब्लैक बियर्ड शैंक्स को धमकी देता है कि तुम उस नक्शा को हमें दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और ये सुनकर शैंक्स एक छोटा सा स्माइल पास करता है और अपने डेथ स्टेयर से ब्लैक बियर्ड को घूरने लगता है। ब्लैक बियर्ड उस डेथ स्टेयर से इतना घबरा जाता है कि गुरा गुरा नोमी के फुल पावर का यूज करता है। वो एक इतना बड़ा अर्थक्वेक लाता है जिससे स्ट्रॉ हैट्स को तो अफेक्ट होता ही, पर इसमें उसके खुद के लोग भी जख्मी हो रहे थे। वहां भगदड़ मच जाता है जिस कारण फाइट फाइनली शुरू होता है। लूफी गियर 2 में जाता है, ब्लैक बियर्ड की तरफ जंप करता है, पर उसे एक पायरेट बीच में ही रोक लेता है। मिहोक भी शैंक्स की तरफ कूदता है, पर उसे जोरो रोक लेता है और कहता है कि तुम
तुम सिर्फ मेरे शिकार हो। मीहॉक भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया है, मुझे आज तुम्हारे साथ नहीं खेलना। पर इससे पहले मीहॉक कुछ और बोल पाता, जोरो वन शॉट स्टाइल का यूज करता है और एक काफी हैवी स्लैश मारता है। मीहॉक को जोरो के सामने अपने योरू का यूज करना ही पड़ता है। मीहॉक जोरो को अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सच में कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। अगर तुम सच में इतने ही स्ट्रॉन्ग हो गए तो अब तक तुमने मुझे डिफीट कर दिया होता। जोरो कहता है ये तो बस स्टार्ट। जोरो एक और अटैक करता है जहां पर मीहॉक इसे भी पिछली बार की तरह ब्लॉक करने वाला था, पर ये अटैक पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर था। मीहॉक ओवर कॉन्फिडेंस में जोरो को अंडर एस्टिमेट करता है एंड वो स्लैश मीहॉक के ब्लेड योरू से टकराकर सीधे उसके ऊपर चला जाता है। मीहॉक उसे लास्ट मोमेंट में बेयरली डॉज कर पाता है एंड अब वो सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा ब्रैड कभी भी मेरे चेस्ट पर कोई स्लैश नहीं मार सकता। मैंने दुनिया भर के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को हरा रखा है और किसी का भी ब्लेड आज तक मेरे शरीर को छू भी नहीं पाया। जोरो कहता है ये काफी अच्छा लाइन था, पर आज के बाद तुम इससे बोल नहीं पाओगे क्योंकि आज तुम्हारे शरीर पर पहला कट लगने वाला है। इन दोनों का एपिक बैटल स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ लूफी एंड शैंक्स फिर से ब्लैक बियर्ड की तरफ जाते हैं, बट वो लोग खुद घिर जाते हैं ब्लैक बियर्ड के 10 टाइटेनिक्स से, ब्लैक बियर्ड के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर्स से। पर अगर वो 10 कमांडर्स एक साथ मिल जाएं, फिर भी उनके लिए शैंक्स एंड लूफी के डुओ को डिफीट करना इम्पॉसिबल था, जिस कारण इन पर और भी अलग अलग डेविल फ्रूट यूजर्स रश कर देते हैं। लूफी भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधे जाता है गियर 4 के स्नेक मैन मोड में। शिरियो पीछे से स्माइल करता है और सोचता है कि पूरे मंकी फैमिली का अंत मेरे ही हाथों होना है, क्योंकि यही बंदा था जो कि गार्प को स्टैब करता है अपने क्लियर फ्रूट का यूज करके। पर गार्प वहां पर बचने की कोशिश नहीं करते, वो कोबी को बचाने की कोशिश करते हैं। लूफी उनसे लड़ी रहा होता है कि पीछे उस पर शिरियो अटैक करने वाला होता है गायब होकर। गायब तो हो जाता है पर शैंक्स के ऑब्जर्वेशन हाकी से नहीं बच पाता। शैंक्स फ्यूचर साइड से देखता है कि शिरियो गायब होकर लूफी को स्टैब कर देता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका रेज बैटल ग्राउंड के सभी लोग फील कर पाते हैं। वो शिरियो पर एक स्लैश मारता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। ब्लैक बियर्ड के एक टाइटैनिक का गेम यही खत्म हो जाता है। दूसरे लोगों की बात करें तो बेन बैकमैन उन डेविल फ्रूट यूजर्स के लिए एक नाइटमेयर हो रहा था। उसप एंड यासप दोनों बाप बेटे मिलकर अपना एक्सेप्शनल स्किल दिखाते हैं। सांजी बैटलफील्ड में एक लाइट की तरह था, मतलब अब वो इतना फास्ट हो चुका है कि उसे कोई सही से देख भी नहीं पा रहा। एंड लॉ का डेविल फ्रूट भी यहाँ पर काफी यूजफुल हो रहा है। वो रूम क्रिएट करके एक बार में ही कई सारे पायरेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है। एंड लॉ के इस पावर को देखकर बगी के सभी चाहने वाले जाते हैं बगी के पास एंड वो लोग बगी को भी लड़ने के लिए हाइप्ड अप करने लगते हैं। उनके लिए बगी बैटलफील्ड में चला तो जाता है, पर वो काफी डर रहा था। पर एक्चुअली लॉ का ये पावर बगी पर ज्यादा असर नहीं करने वाला, क्योंकि उसने चॉप फ्रूट का है, वो खुद अपने बॉडी के कई सारे पीसेस कर सकता है। मतलब कोई भी स्वॉर्ड यूजर तो उसके सामने टिक ही नहीं सकता। बगी लॉ पर भारी पड़ने भी लगता है, पर उसे बचाने आ जाती है रॉबिन और अपने जाइंट हाथ से बगी पर थप्पड़ की बारिश कर देती है। नाओमी भी ज़्यूस की मदद से अपने अपोनेंट पर बिजली गिरा देती है। चॉपर, ब्रुक, फ्रैंकी, जिनबे ये लोग भी बैटलफील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। रॉबिन को देखकर क्रोकोडाइल उसे मारने जाता है और उसे बीच में ही लॉ रोक लेता है और इन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। हम मान के चलते हैं क्रोकोडाइल इस मोमेंट तक हाकी सीख चुका है। लॉ पर पहले से ही कई सारे पायरेट्स हमला कर रहे थे और ऊपर से क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जिस कारण यहाँ पर स्ट्रो हैट अलायंस का पहला बंदा डाउन होता है। क्रोकोडाइल और बाकी लोग मिलकर लॉ को डिफीट कर देते हैं और यहीं से स्ट्रो हैट्स का मोरल डाउन होना चालू होता है। सभी स्ट्रो हैट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लूफी जोर से चिल्लाता है ट्रैक आई करके, पर इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ब्लैक बियर्ड क्रू एंड क्रॉस गिल्ड चार्ज्ड अप करता है। और यहाँ पर हमें एक सीक्रेट पता चलता है, ब्लैक बियर्ड के पास एक और डेविल फ्रूट की पावर है, जो कि है मिथिकल जोन मॉडल फीनिक्स। एंड ये और किसी का नहीं बल्कि हमारे मार्को का डेविल फ्रूट है। ब्लैक बियर्ड ने मार्को को भी मारकर उसका डेविल फ्रूट खा लिया और अपने हीलिंग फ्लेम से वो खुद को और जितने भी अपने टीममेट्स हैं उन्हें हील कर देता है। एंड इसी मोमेंट से ये बैटल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जहां अभी तक स्ट्रो हैट अलायंस के पास अपर हैंड था, ब्लैक बियर्ड एक बार में ही पूरे गेम को ही चेंज कर देता है। फिर हम देखते हैं लॉ को, जो कि मरा नहीं होता, काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। चॉपर उसे जल्दी से ट्रीट करता है। दूसरी तरफ से फ्रैंकी, ब्रुक एंड जोरो दोबारा से चार्ज अप हो जाते हैं और वो फिर से सब पर हमला करते हैं, पर सून इनफ वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। इतने सारे डेविल फ्रूट यूजर्स उन पर एक साथ कूद जाते हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। नामी एंड रॉबिन पर भी कुछ लोग हमला करते हैं, पर उन्हें बचाता है सांजी। और क्योंकि उन पायरेट्स ने नामी एंड रॉबिन पर अटैक किया था, सांजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो तुरंत अपने ब्लू फ्लेम समन करता है और एक बार में ही हजारों लोगों को मार देता है। सांजी और लोगों को भी मारने जाता है, पर उसके सामने आ जाती है एक लेडी पायरेट, जिस पर सांजी अटैक कर ही नहीं पाता। सांजी के लिए मरना एक ऑप्शन हो सकता है, पर किसी लेडी पर अटैक करना बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में मीहॉक का भी जोरो पर अपर हैंड होता है और लूफी देखता है कि उसका गियर 4 इनफ नहीं है, क्योंकि शैंक्स खुद लड़ने के बजाय उसे बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। लूफी बिल्कुल सीरियस होकर शैंक्स से कहता है कि अब तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बैटल पर ध्यान दे सकते हो। और उसके बाद लूफी ट्रांसफॉर्म होता है गियर 5 में। ब्लैक बियर्ड इसे देखकर काफी घबरा जाता है एंड वो लूफी पर अपने हर एक डेविल फ्रूट की पावर का यूज करने लगता है। पर लूफी अपने गियर 5 में उन सभी अटैक्स को कार्टून फिक्शन बनाकर उड़ा देता है। एक बार फिर से बैटलफील्ड में शिफ्ट आता है। लूफी ब्लैक बियर्ड और उसके 10 टाइटेनिक्स, जो कि अब 9 ही बचे हैं, उन्हें डोमिनेट करने लगता है। शैंक्स भी उसका हेल्प करता है, पर ब्लैक बियर्ड क्रू भी अपना फुल पावर दिखाने लगता है। आउकीजी आसपास के हर चीज को बर्फ बनाने लगता है। जीसस बर्कस अपने स्ट्रेंथ का यूज करता है और बाकी के डेविल फ्रूट यूजर्स भी अपने पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करते हैं। जोरो एंड मीहॉक का फाइट समय के साथ और इंटेंस जा रहा था और मीहॉक फिर फाइनली अपना एक नेम्ड अटैक करता है, जिसका डिस्ट्रक्टिव लेवल इतना ज्यादा होता है कि पूरा आइलैंड 2 हिस्सों में टूट सकता था। एंड ये बिल्कुल फाइनल आर्क के आसपास वाला जोरो है, मतलब ये भी योंको लेवल पर तो आ ही चुका है। जोरो अपने फुल पावर से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मीहॉक कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, आज तक मैंने ऐसे किसी स्वॉर्ड्समैन को नहीं देखा जो कि मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाए। और तभी जोरो अपनी उस बंद आंख को खोलता है, जिसके अंदर एक सीक्रेट पावर अप था, जो कि जोरो ने इसे शुरू से ही सबसे छुपा कर रखा था। जोरो का आंख खुलते ही उसके अंदर से हाकी एक्सप्लोड होने लगता है। उसका स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी हर
चीज बढ़ जाता है। ज़ोरो उस अटैक का डायरेक्शन मोड़ देता है जो कि सीधा जाता है पानी में, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो पानी को ही डिवाइड कर देता है। पर ज़ोरो के सेंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में तुम सबको पता है, उस अटैक को मोड़ने का डायरेक्शन थोड़ा अलग, जिस कारण उस अटैक के शॉक वेव से एक बड़ा सा लहर आता है उस आइलैंड की तरफ। वो फीमेल पायलट सांजी को अभी भी पीट ही रही थी, पर रॉबिन एंड नामी आकर उसे बचा लेते हैं। फिर सांजी बिल्कुल एंग्री मोड में जाता है, एक सिगरेट जलाता है और अपने डियाब्लो जाम्बे से क्रोकोडाइल को हिट कर देता है। क्रोकोडाइल वहीं पर वन शॉट हो जाता है। लॉ भी उस अटैक से रिकवर कर लेता है एंड फिर से वो लड़ाई स्टार्ट करता है। सभी लोग आराम से अपना फाइट कर रहे थे। लूफी बिल्कुल बड़ा हो जाता है और कुजान को पकड़कर बिल्कुल दूर फेंक देता है। वो पानी में गिरने ही वाला था, पर अपने आइस आइस फ्रूट के कारण वो बच जाता है। पर तभी वो देखता है कि आइलैंड की तरफ एक बड़ा सा लहर आ रहा है, और जब वो लहर आइलैंड को हिट करता है, हर जगह एक बार फिर से भगदड़ मच जाता है। स्पेशली यहाँ पर डेविल फ्रूट यूजर्स का हालत खराब हो जाता है। पर इससे पहले ब्लैकबीट पानी में जाता है। शैंक्स का ध्यान दूसरी तरफ था, वो उसके ऊपर एक जोरदार गुरा गुरा नोमी का पंच मारता है। कोई नॉर्मल बंदा इसे सर्वाइव भी नहीं कर पाता, पर यहाँ हम शैंक्स की बात कर रहे हैं, वो इसे सर्वाइव तो कर लेता है पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लूफी भले ही गियर 5 में है, पर पानी के सामने उसका भी डेविल फ्रूट वर्क करना बंद कर देता है एंड ब्लैकबीट क्रू तो ऑलमोस्ट डूब ही जाता है। पर कुजान को लूफी ने पहले ही यहाँ से फेंक दिया था। जैसे ही ये आइलैंड पानी से भरता है, वो इस पूरे आइलैंड को ही फ्रीज कर देता है। ज़ोरो का आंख दोबारा से बंद हो जाता है, मिहोक खुद फ्रीज हो जाता है। कुजान वहां पर आकर अपने बंदों को फ्री कर देता है। ब्लैकबीट फ्री होकर हंसने लगता है, और शैंक्स पहले से ही इंजर्ड था एंड बर्फ में फंसा हुआ था। क्रॉस गिल्ड्स वाले जल्दी से आते हैं और अपोनेंट के सभी डेविल फ्रूट यूजर्स पर सी प्रिज्म स्टोन लगा देते हैं। लूफी शैंक्स को बचाने की कोशिश करता है, पर सी प्रिज्म स्टोन के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। ज़ोरो भी उधर जाने की कोशिश करता है, पर इस बार मिहोक उसे रोक लेता है। ब्लैकबीट बोलता है कि आज यहीं पर वो शैंक्स को एग्जीक्यूट करेगा। शैंक्स के सभी क्रूमेट्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर ऑलरेडी इतने सारे लोग थे कि वो लोग चाह कर भी शैंक्स तक टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लैकबीट शैंक्स को तलवार से मारने वाला होता है, पर तभी उसके सामने आ जाता है बगी। वो याद करता है शैंक्स और उसके बचपन का टाइम। भले ही वो शैंक्स से हेट करता था, बट स्टिल वो शैंक्स को किसी ब्लैकबीट जैसे बंदे के हाथों नहीं मरने देगा। क्रोकोडाइल ने भी सांजी से लड़ने के बाद रिकवर कर लिया था। वो बगी को देखकर उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि ठीक है, पहले तुम्हें ही मरना होगा। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि बगी ने इनसे मार खा खाकर आर्मामेंट हाकी सीख लिया है। क्रोकोडाइल बगी को मारने के लिए आता है, पर बगी ही उसे एक मुक्का मार देता है। बगी को ब्लैकबीट का स्नाइपर शूट करने वाला होता है, पर तभी वहां आ जाता है मिहोक और उस गोली को काट देता है। और वो कहता है कि हमने कुछ ऐसा डील नहीं किया था। अगर हम रेड ईयर शैंक्स को हराएंगे तो वो किसी बैटलफील्ड में होगा, ना कि किसी कावट की तरह। एंड तभी बगी इमोशनल हो जाता है और उसका डेविल फ्रूट अवेकन हो जाता है। वो अपने बॉडी को इतने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकता है कि वो किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट करके उसके स्टेट को चेंज कर देता है। जैसे कि पूरा आइलैंड बर्फ में जमा हुआ था। बगी इन सभी के स्टेट को चेंज करके फिर से पानी में कन्वर्ट कर देता है। डेविल फ्रूट यूजर्स को फिर से दिक्कत होता है, पर थोड़ी ही देर में पूरा आइलैंड बिल्कुल साफ हो जाता है। शैंक्स फ्री होकर बगी एंड मिहोक को थैंक्स करता है। इस मोमेंट तक शैंक्स इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है एंड ब्लैकबीट के ऊपर अपने डिवाइन डिपार्चर का यूज करता है। ब्लैकबीट खुद बचने के लिए क्रोकोडाइल और अपने क्रू के कुछ मेंबर्स को अपने आगे कर देता है, पर इसके बावजूद भी उसे काफी ज्यादा डैमेज हुआ। सभी स्ट्रॉ हैट, लॉ एंड बाकी के डेविल फ्रूट यूजर्स भी सी प्रिज्म स्टोन से फ्री हो जाते हैं, पर ये आइलैंड ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। ब्लैकबीट का क्रू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो लोग अपने शिप पर भाग रहे हैं। क्रॉस गिल्ड में से क्रोकोडाइल वहीं निपट जाता है एंड मिहोक और बगी अपना साइड चेंज कर देते हैं। इस आइलैंड का कंडीशन इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि रेड हेयर पायरेट्स एंड स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भी अपने अपने शिप पर चढ़ जाते हैं। ब्लैकबीट भी तेजी से भागने की कोशिश करता है। नामी बोलती है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ और अब हम लाफ टेल के लिए जा सकते हैं। दरअसल यहाँ से अब लाफ टेल ज्यादा दूर नहीं था, पर ब्लैकबीट को पानी में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। ब्लैकबीट पानी में सुनामी क्रिएट करता है, पर तभी वहां पर स्ट्रॉ हैट्स एंड शैंक्स के एलाइज आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि लगता है हमने सब कुछ मिस कर दिया, हम यहाँ पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आए हैं। पर तभी कुछ ऐसा होता है कि जिससे सभी लोग लड़ना बंद कर देते हैं। दरअसल ईमू को लगता है कि अभी भी वो लोग इसी आइलैंड पर हैं। ईमू और 5 एल्डर्स मिलकर किसी भी हालत में इन्हें लाफ टेल तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। ईमू मदर फ्लेम का यूज करके पूरे आइलैंड को तो उड़ा ही देता है एंड वो फाइनली अपना एंट्रेंस करता है और ईमू फाइनली 5 एल्डर्स एंड होली नाइट्स के साथ अपना एंट्रेंस मारता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इस योंको वॉर को तो स्ट्रॉ हैट अलायंस जीत लेता है, पर इन्हें इस वॉर से रिकवर होने का टाइम भी नहीं मिलता और सामने खड़ा रहता है ईमू अपने बंदों के साथ। लूफी ने आज तक जिन जिन का मदद किया था वो सभी लोग आ चुके हैं, चाहे वो फिशमैन या फिर शीराहोशी हो, वानो के वॉरियर्स हो या फिर जायंट्स। एंड ईमू बिना टाइम वेस्ट किए उन सभी पर अटैक कर देता है जिनके नाम में डी होता है, जैसे मंकी डी लूफी, ट्रफाल्गर डी लॉ या फिर मार्शल डी टीच। लॉ पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था, पर इस अटैक से वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। लूफी एंड ब्लैकबीट इसे सर्वाइव कर लेते हैं, पर लॉ इतना लकी नहीं होता। एट लास्ट लॉ मरते मरते सोचता है कि मेरा सपना सपना ही रह गया, जिसे देखकर लूफी एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये सुनकर सभी स्ट्रॉ हैट्स पे बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं। शैंक्स याद करता है गोल्डी रॉजर का बात विल ऑफ डी के बारे में एंड वो सोचता है कि लगता है कि वो मोमेंट आ चुका है। इस बार लूफी बिना टाइम वेस्ट किए जाता है गियर 5 में और वो लड़ने चला जाता है ईमू से। शैंक्स का सामना होता है वन ऑफ द 5 एल्डर्स से, उसका बाप फिगरलैंड से, और होली नाइट का कैप्टन उसका भाई शैमरॉक से। होली नाइट के हर एक मेंबर पावर हाउस होते हैं। शैंक्स का पूरा क्रू होली नाइट से लड़ने चला जाता है। ईमू अपने एक अटैक करता है जिससे कि लूफी अपने गियर 5 में भी कुछ नहीं कर पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। मिहोक ज़ोरो से कहता है कि लगता है हमें हमारे डूल को पोस्टपोन करना होगा और ये दोनों सोर्ट्स में चले जाते हैं न्यू शिरो से लड़ने। बाकी के स्ट्रॉ हैट्स और लूफी का ग्रैंड फ्लीट भी इनसे लड़ने लगते हैं, पर तभी टेलीपोर्टेशन डिवाइस से वहां पर आता है ड्रैगन। ड्रैगन ने मरीजवा को खत्म कर दिया, सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कैप्चर कर लिया एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा वर्ल्ड अब फ्री हो जाता है, पर अब भी ईमू और उसके लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तभी पीछे से एक बड़े से हाथी का सूंड आता है और ईमू को हिट करता है। ये होता है जुनीशा, पर ईमू हवा में ही होता है, उसके
गिरने से पहले वहां आ जाता है एमिथ और उसे एक और पंच मारता है। इसी पिक्चर की तरह एक बार फिर से हम यहाँ पर सेम सिनेरियो देखते हैं, बट सैडली ये भी इनफ नहीं होता है ईमू को डैमेज देने के लिए। लूफी गियर 5 में जाकर भी ईमू का कुछ नहीं कर पा रहा था एंड ईमू अपने एरो को लूफी के अंदर घुसा देता है। लूफी बिल्कुल मरने वाले कंडीशन में आ जाता है, पर तभी उसका डेविल फ्रूट कंप्लीटली अवेकन हो जाता है। वो जाता है गियर 6 में एंड ट्रू सन गॉड बन जाता है। नीगा के 100% पावर्स का यूज करता है। इनका फाइट एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होगा, पर एंड में इस बार ईमू हार जाता है। ईमू के हारने का आफ्टर मैथ होता है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअल फ्रीडम आ चुका है। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई सेलेस्टियल ड्रैगन, कोई भी नोबल कुछ नहीं, हर कोई अब इक्वल। एंड लूफी लाफ्ट टेल तक पहुंचने से पहले ही एक ट्रू पायरेट किंग बन जाता है, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे फ्री इंसान। बट स्टिल स्ट्रॉ हैट्स एंड रेड हेयर पायरेट्स लाफ्ट टेल जाते हैं और जब वो लोग एक्चुअल वन पीस को देखते हैं तो बिल्कुल रॉजर की तरह हंसने लगते हैं। और यहीं पर ये व्हाट इफ सीरीज खत्म हो जाता है एंड ये एक ओपन एंडिंग है। तुम्हारे हिसाब से जो भी वन पीस होगा तुम उसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि एक्चुअल ट्रेजर, गोल्ड या फिर डायमंड, कोई एंशिएंट वेपन या फिर डेविल फ्रूट का पेड़। एनीवेज कमेंट से बताना ये सीरीज कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।